नमस्कार मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एडुधाम ऑफिशियल में। यहाँ हम एडुधाम ऑफिशियल पर MP टेट वर्ग 3 के लिए तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पर जो टॉपिक हमने लिया है वो लिया है सोशल साइंस। ध्यान रखिएगा, MP टेट वर्ग 3 के पेपर में सोशल साइंस को स्पेशल रिकमेंडेशन दिया गया है और 20 मार्क्स का ये टॉपिक है। ठीक है। अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे क्लाइमेट। क्या है? क्लाइमेट। ठीक है, ज़्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहली बात क्लाइमेट को समझेंगे हम कि व्हाट इज क्लाइमेट। ठीक है, तो क्लाइमेट को समझने के लिए उसमें सबसे पहली एक चीज और आती है, वो आती है वेदर। क्या आती है? वेदर। यानी कि हम पहले समझेंगे मौसम को। ठीक है, क्लाइमेट का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है जलवायु। क्या होता है? जलवायु। ठीक है, तो जलवायु को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मौसम क्या होता है। ठीक है, लिखा हुआ है मौसम किसी विशिष्ट स्थान या समय पर वातावरण की दिन प्रतिदिन की स्थिति को बताता है। ठीक है, आप समझिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है किसी भी स्थान या किसी भी समय पर जो एटमॉस्फेयर का दिन प्रतिदिन की स्थिति है कि आज 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, आज 27 डिग्री टेम्परेचर है, आज 21 डिग्री टेम्परेचर है। तो ये क्या है? ये मौसम की दिन प्रतिदिन की स्थिति है। ठीक है, तो हम जो 21 डिग्री बोलते हैं, हम जो 27 डिग्री बोलते हैं, हम जो 30 डिग्री बोल रहे हैं, है ना, ये सब क्या है? ये सब वेदर है, ये सब मौसम है। क्या है ये सब मौसम की जानकारियां हैं। ठीक है, आपने देखा भी होगा, चैनल पे आता है, टीवी पर, न्यूज में भी आता है कई बार कि आज का मौसम इतना है ना। तो ये सब मौसम है। तो मौसम क्या है? वेदर इज डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट स्पेसिफिक प्लेस एंड टाइम। किसी भी निश्चित समय और निश्चित स्थान पर एटमॉस्फेयर की कंडीशन, डे टू डे कंडीशन को क्या कहते हैं? हम वेदर कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्लाइमेट की तरफ। अब जब हमने मौसम समझ लिया तो हमें फिर क्लाइमेट को भी समझने में टाइम नहीं लगना चाहिए। क्लाइमेट इज लॉन्ग टर्म पैटर्न। लॉन्ग टर्म पैटर्न किस चीज का? वेदर का। आप देखिए, वेदर हमने अभी पढ़ा स्पेशली, और उसी वेदर का यूज हमने किस में कर लिया है? क्लाइमेट में। इसीलिए वेदर को पहले पढ़ना जरूरी था। तो क्या लिखा है? क्लाइमेट इज लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ वेदर कंडीशन। ठीक है, ऑफ वेदर कंडीशन इन स्पेसिफिक एरिया टिपिकली ओवर 30 ईयर्स और मोर। यानी कि किसी विशिष्ट क्षेत्र, किसी भी स्पेशल क्षेत्र में या मौसम की स्थिति में दीर्घकालिक पैटर्न जो आमतौर पर 30 वर्ष या उससे अधिक समय तक रहता हो। यानी ये आपको क्या बता रहा है? ये आपको क्लाइमेट की स्थिति बता रहा है। ये आपको क्या बता रहा है? किसी भी जगह पर वेदर के एक लॉन्ग टर्म कंडीशन, वेदर जो है किसी जगह का लॉन्ग टर्म में कैसा है, वो उसका क्लाइमेट बन जाता है। जैसे कि मैं अगर आपको यहाँ पर इंडिया की बात करूं तो जम्मू एंड कश्मीर और राजस्थान, दो जगह को मैं स्पेशली ले लेता हूं। ठीक है, एज एन एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में एक लंबे समय से मौसम कैसा रहा है? ठंडा मौसम रहा है। कैसा रहा है? ठंडा मौसम। वहीं अगर हम राजस्थान की बात करें तो एक लंबे समय तक यहाँ का मौसम गर्म रहा है। एक लंबे समय तक यहाँ का मौसम गर्म रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान का जो क्लाइमेट है वो कैसा है? गर्म है। और जम्मू कश्मीर का जो क्लाइमेट है वो कैसा है? ठंडा। कैसा है? ठंडा। तो दोनों चीजों में आपको अंतर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लाइमेटिक कंट्रोल्स पर बढ़ते हैं। यानी कि क्लाइमेट को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, या कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को, किसी भी जगह के क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं। क्लाइमेट प्रभावित कैसे होता है, क्लाइमेट काम कैसे कर रहा है ना, जलवायु प्रभावित कैसे होती है, इस चीज पर हम बात करेंगे। चलिए, तो क्लाइमेटिक कंट्रोल में जो सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे वो हम देखेंगे कौन सा? हम देखेंगे लैटिट्यूड। कौन सा देखेंगे? लैटिट्यूड। ठीक है, हम जानते हैं, अच्छा यहां पर देखिए, भूमध्य रेखा से दूरी ये क्लाइमेट को इफेक्ट करती है। ठीक है, भूमध्य रेखा से दूरी जो है वो क्लाइमेट को इफेक्ट करती है। वो कैसे इफेक्ट करती है वो हम यहाँ पर देखते हैं। वो हम यहाँ कैसे देखेंगे? यहाँ देखिए, मैं आपको फिगर वाइज ही बता देता हूँ एक बार, है ना। तो लैटिट्यूड अफेक्ट क्लाइमेट कैसे इफेक्ट करता है आप देखिएगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये 0 डिग्री है। क्या है? 0 डिग्री। ठीक है, ये आपका इक्वेटर है। ये आपका इक्वेटर है। यहां से अगर हम ऊपर की तरफ बढ़े तो क्या होगा? लैटिट्यूड इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। क्या होंगे? लैटिट्यूड की वैल्यू बढ़ने लगेगी और यहाँ लास्ट में आके लैटिट्यूड क्या हो जाएगा? ये 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर ये हम समझ जाएंगे
यहां पर ये हम समझ जाएंगे कि 0 डिग्री से जैसे ही हम ऊपर बढ़ते हैं तो क्या होगा, लैटिट्यूड की वैल्यू बढ़ रही है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, है ना। तो जैसे जैसे लैटिट्यूड की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, हम लैटिट्यूड से हम अपने इस पॉइंट से ऊपर जा रहे हैं, इससे हमारी दूरी बढ़ रही है, यानी कि इक्वेटर से हमारी दूरी बढ़ रही है। लेकिन हम एक चीज देखेंगे कि जितना इक्वेटर के पास में हवा चलेगी, जितनी डेंस हवा चलेगी, उससे कम हवा ऊपर जाएगी, उससे कम और ऊपर, उससे कम और ऊपर, यानी कि जो हमारी एयर है वो थिन होती जाएगी। जैसे ही हम ऊपर जाते जाएंगे तो एयर हमारी थिन होती जाएगी और ये क्या होगा, ये माहौल ठंडा बन जाएगा। यानी कि जैसे हम इक्वेटर को छोड़ते जाएंगे, इक्वेटर को छोड़ते जाएंगे, इक्वेटर से ऊपर जाते जाएंगे, तो ऊपर जाने पर होगा क्या, मौसम ठंडा हो जाएगा, यानी कि टेम्परेचर जो होगा वो डिक्रीज होने लगेगा, टेम्परेचर जो होने लगेगा वो डिक्रीज होने लगेगा। और इसी के तौर पर हम यहाँ पर 3 तरीके के जोन पढ़ते हैं। कौन कौन से, सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पर, ये जो आपको रेड कलर से दिख रहा है इसे बोलते हैं टोरेड जोन। क्या बोलते हैं, टोरेड जोन। जो आपको ग्रीन कलर से दिख रहा है उसे कहते हैं टेम्परेट जोन। क्या कहते हैं, टेम्परेट जोन। और ये जो ब्लू कलर से आपको दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं फ्रिजिड जोन। क्या बोलते हैं, फ्रिजिड। ठीक है, फ्रिज, फ्रिज से समझेंगे फ्रिजिड। अच्छा क्या होता है, यानी कि मैंने आपको बोला कि 23.5 डिग्री से ऊपर और नीचे ये क्या है, ये टोरेड जोन है। यानी कि हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक का जो एरिया है ये पूरा टोरेड जोन में आता है। किस में आता है, टोरेड जोन। ठीक है, तो ये आपका टोरेड जोन है। यहाँ पर आपको सनलाइट की सबसे ज्यादा रेज आपको यही देखने को मिलेंगी। पर जैसे ही हम ऊपर की तरफ जाते हैं या नीचे की तरफ जाते हैं सनलाइट की रेज टिल्ट होना शुरू हो जाती है। तो यानी कि यहाँ पर जो है हमारी क्या सनलाइट की रेज ज्यादा नहीं पहुंच पाती, तो ये वाला एरियाज जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, ये कोल्ड हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, कोल्ड हो जाते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला पहला पॉइंट हमने बताया कि लैटिट्यूड कैसे इफेक्ट करता है क्लाइमेट को। तो जैसे जैसे लैटिट्यूड हम ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, क्लाइमेट वैसे वैसे परिवर्तन होता जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकंड, यानी कि एल्टीट्यूड, हाइट अबव द सी लेवल। एल्टीट्यूड की यहां पर बात करते हैं तो एल्टीट्यूड में हम ये समझेंगे कि जैसे जैसे हम सी लेवल से ऊपर बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम सी लेवल से ऊपर बढ़ते जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे। देखिए जरा कैसे, मैं आपको बताता हूं कि यहां पर आपका जो टेम्परेचर है, आप देखिए ये जो आपका है ये सी लेवल है। क्या है, ये आपका सी लेवल है, यानी कि ये मैंने यहां से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये 0 मीटर लिखा हुआ सी लेवल। मान लीजिए यहाँ का टेम्परेचर 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री। अब जैसे ही हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि हिली एरियाज पर जब हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा, हवा कैसे हो जाएगी, पतली होना शुरू हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, महीन होना शुरू हो जाएगी ऊपर जाएंगे तो ऊपर जब हवा पतली होती जाएगी तो क्या होगा, उसमें मॉइस्चर कंटेंट क्या हो जाएगा, मॉइस्चर कंटेंट कम होता जाएगा। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि जैसे जैसे हवा पतली होती जाएगी वो टेम्परेचर को क्या करता जाएगा, टेम्परेचर को कम कर देगा, टेम्परेचर को कम कर देगा। यानी कि जितना हम ऊपर जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर 30 डिग्री था, यहाँ पर 23.5 हो गया, यहाँ 17 डिग्री हो गया और यहाँ पर 10.5 हो गया। तो आप ये समझ पाए कि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे हिली एरियाज में, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि जितने भी हिल स्टेशन हैं वो आपके पहाड़ों पर ही आपको मिलेंगे जहां पर ठंड पड़ती रहती है। शिमला, मनाली, है ना, ये सारी चीजें हिल स्टेशन आपको कहाँ मिलेंगे, पहाड़ों पर। ठीक है, अच्छा यहाँ लिखा हुआ है, आप देखिए इसे भी आप पढ़ सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड ऊपर बढ़ते जाते हैं। ठीक है, देयर इज लेस एयर। मैंने आपको बताया कि एयर जो पतली होती जाती है, कम मॉलिक्यूल्स रहते हैं एट हायर एलिवेशंस, और ये क्या करता है, लो एटमॉस्फेयर प्रेशर को जनरेट करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है प्रेशर एंड विंड सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रेशर एंड विंड सिस्टम। काफी चीजें यहाँ पे समझनी होती है प्रेशर एंड विंड सिस्टम के लिए, वो आप देखिए। प्रेशर एंड विंड सिस्टम में क्या होता है कि ये दोनों, एक तो प्रेशर और विंड, ये दोनों ही क्या होता है, प्रेशर और विंड एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, दोनों ही एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, दोनों ही प्रभाव एक दूसरे पर डालते हैं। होता क्या है, होता क्या है, यहाँ पर आपको एक लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है, लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है। और समुद्र के पास, सी लेवल के पास क्या होता है, हाई प्रेशर जोन क्रिएट रहता है। ठीक है, क्योंकि वहां का टेम्परेचर ज्यादा रहता है।
वहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, एक्चुअली 30 के आसपास का टेम्परेचर रहता है, तो वहाँ पर हाई हाई क्या होता है, प्रेशर जनरेट हो जाता है। अब जो आपकी करंट्स है, जो आपकी हवा है, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या करेगी, मूवमेंट करना शुरू कर देती है। अच्छा, ये आपको और समझना होगा कि ये लो प्रेशर जनरेट कैसे होता है ना, लो प्रेशर। तो मैं आपको बताऊं कि जितना भी अर्थ के बीच में, जितनी भी अर्थ के बीचों बीच है ना, यह मैंने अभी आपको बताया कि इतने एरिया पर क्या होता है, सन की रे सबसे ज्यादा फैलती है, सन की रे सबसे ज्यादा इसी एरिया पे फैल रही है। अब क्या होगा, यहाँ पर गर्मी होना शुरू हो जाएगी, क्या हो जाएगी, गर्मी होना शुरू हो जाएगी, और यहाँ पर गर्म हवाएं जो है, गर्म हवाएं वो ऊपर उठना शुरू हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, ऊपर उठना शुरू हो जाएंगी। और जैसे ये ऊपर उठना शुरू हो जाएंगी तो क्या होगा, यहाँ पर वो जगह खाली हो जाएगी, जो जो हवा की जगह थी, वो जैसी ही जगह खाली होगी वहां पर क्या हो जाएगा, लो प्रेशर जनरेट हो जाएगा, वहां पर क्या हो जाएगा, लो प्रेशर जनरेट हो जाएगा। और हम जानते हैं कि जितने भी कोस्टलाइन एरिया है, कोस्टलाइन एरिया है, समुद्री एरिया है, वहां पर ऑलरेडी हाई प्रेशर रहता है। तो क्या होगा, कोस्टलाइन प्लेस से हवाएं क्या होगी, लो प्रेशर की तरफ बढ़ने लग जाएंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बढ़ने लग जाएंगी। तभी तो हम कहते हैं कि समुद्र सबसे पहले समुद्री एरियाज में क्या होता है, ठंडी हवा चलने लगती है, फिर हमारी तरफ मानसून आता रहता है। ठीक है, हमारी तरफ मानसून आता रहता है ना। तो ये भी टेम्परेचर को इफेक्ट करता है, ये भी क्या करता है, टेम्परेचर को इफेक्ट करता है। ठीक है, अच्छा टेम्परेचर को कैसे इफेक्ट करते हैं, तो मैंने आपको बताया कि लो प्रेशर और हाई प्रेशर जनरेट होते हैं, है ना। तो हाई प्रेशर क्या करता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं बढ़ने लगती हैं। इससे क्या होता है, इससे हमारे पूरे रेनफॉल का जो पैटर्न है वो जनरेट होता है। तो कभी आपसे अगर पूछ ले कि रेनफॉल का पैटर्न किस चीज पर डिपेंड करता है, इंडिया में रेनफॉल का पैटर्न किस चीज पर डिपेंड करता है, तो आप बताएंगे प्रेशर एंड विंड सिस्टम। अगर उसमें ऑप्शन हो तो आप सबसे पहले वही टिक करेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ देखिए, हाई एंड लो प्रेशर एरियाज कपल्ड विद द मूवमेंट ऑफ द विंड्स फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर जोन। ठीक है, हाई से लो प्रेशर जोन की तरफ, ये डिटरमाइन करता है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट मॉइस्चर अराउंड द ग्लोब, यानी कि जितनी भी हीट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, और जितना भी रेनफॉल जो है उसको भी देना, यानी कि मॉइस्चर को भी क्रिएट करना, मॉइस्चर को। ठीक है, दिस सिस्टम प्लेस क्रूशियल रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ वेदर, यानी कि मैंने आपको बताया ये आपके वेदर को भी फॉर्मेट करने के लिए काम में आता है। मानसून और साइक्लोन इसी पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि मानसून और साइक्लोन किस चीज पर डिपेंड रहते हैं, है ना। मानसून और साइक्लोन किस चीज पर डिपेंड है, प्रेशर एंड विंड सिस्टम पर। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम सी। इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट कैसे कंट्रोल होता है, क्लाइमेटिक फैक्टर है ये, कैसे है वो आप समझिएगा। डिस्टेंस फ्रॉम सी यानी कि सी से दूरी कितनी है, यानी कि समुद्र से दूरी कितनी है, इस चीज पर डिपेंड होना। अब देखिए सन है, ये सन क्या कर रहा है, गर्मी दे रहा है लैंड एरियाज में, और यहां पर भी गर्मी दे रहा है। अच्छा, लैंड एरियाज की एक खासियत होती है कि लैंड एरियाज जो है ये तो जल्दी हॉट होंगे। ठीक है, ये आपके हॉट फास्ट, और कोल्ड भी क्या होंगे, ये जल्दी होंगे। ठीक है, लेकिन ये हॉट स्लो और कोल्ड स्लो होते हैं, यानी कि गर्म भी धीरे होते हैं और ठंडे भी धीरे होते हैं। ये आपके हॉट फास्ट होते हैं और कोल्ड भी फास्ट होते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे सूर्य की रोशनी या सूर्य की जितनी भी गर्मी है वो लैंड एरिया पे आएगी, तो ये वार्म प्लेस रहेंगे, क्या रहेंगे, वार्म प्लेस, गर्म जगह रहेंगी। और जितनी भी ये जगह रहेंगी समुद्र की, ये क्या होंगी, कम जो है ठंडी रहेंगी ये। तो यहां से लो प्रेशर से हाई प्रेशर जोन, और फिर ये क्रिएट होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ये कंटिन्यूटी की एक एप्लीकेशन बन जाएगी, क्या बन जाएगी, कॉन्टिनेंटली का एक एप्लीकेशन बन जाएगा। ठीक है, और यही फिर क्या करेगा, यही समुद्र से ठंडी हवाएं, जिसे हम क्या बोलते हैं, सी ब्रीज, और यहां से जो वार्म हवाएं हैं जिसे हम बोलते हैं लैंड ब्रीज, इनका क्या हो जाएगा, प्रचलन चालू हो जाएगा, और ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज, और ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा। इसी की वजह से क्या होगा, इसके मौसम में परिवर्तन होता रहेगा, है ना, क्लाइमेट में परिवर्तन होता रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए एक बार, कॉन्टिनेंटली इंपैक्ट्स द क्लाइमेट by causing more extreme temperature variation in areas far from large body. Coastline region experience moderating effect of sea, leading to the milder temperature, while inland area affected by the continuity have hotter summer area and colder winter.
ठीक है, यानी कि ये कह रहा है, क्या कह रहा है ये, कोस्टलाइन एरिया में आप मॉडरेटिंग टाइप का टेम्परेचर देखेंगे। ठीक है, मॉडरेटिंग टाइप का टेम्परेचर देखेंगे, लेकिन जैसे ही आप पृथ्वी पर पहुंचेंगे, यानी कि जमीन पर पहुंचेंगे, इनलैंड एरियाज पर पहुंचेंगे, तो कॉन्टिनेंटलिटी के हिसाब से वहां पर गर्मियों में ज्यादा गर्मी होगी और ठंडों में ज्यादा ठंड होगी। ठीक है, ये एरियाज पे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फैक्टर को देख लेते हैं, ओशियन करंट्स को। किसको? ओशियन करंट्स एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप ये देखेंगे कि ओशियन करंट्स भी क्लाइमेट को इफेक्ट करती है। ये मैंने वर्ल्ड मैप पर एक कुछ करंट्स के लिए बनाया गया है, वर्ल्ड मैप पर ये मुझे मिला है। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि जितनी भी रेड कलर की आपको दिखाई दे रही है ना, ये सारी वार्म करंट है। क्या है? वार्म करंट। और ये जो आपको नीचे दिखाई दे रही है ना ब्लू कलर से, ये जितनी भी जो है ये ब्लू कलर की है, ये क्या है? कोल्ड करंट है। ये क्या है? कोल्ड करंट है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे पृथ्वी गर्म होती जाएगी या जगह जैसे भी गर्म होती जाएगी, वहां से वार्म करंट क्या होगी? बहना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और जैसे ही वार्म करंट यहाँ से निकलेगी, ये जगह खाली होगी, तो कोल्ड करंट उस जगह पर आ जाएगी, कोल्ड करंट उस जगह को भर देगी, है ना। ऐसे ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहेगा, और इसी की वजह से क्या होता है, फिर क्या होता है, क्लाइमेट का पूरे वर्ल्ड में पैटर्न बदलता रहता है। ठीक है, चलिए ओशन करंट्स, अच्छा इसका मेन जो काम है वो क्या है? हीट डिस्ट्रीब्यूटर होती हैं। ये क्या होती हैं? हीट डिस्ट्रीब्यूटर। और ऑब्वियस सी बात है कि जब मैंने अभी आपको बताया कि वार्म करंट जो होती है वो पहले चलना शुरू करेंगे और फिर उनकी जगह पर कोल्ड करंट आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है? हीट डिस्ट्रीब्यूटर है। ये इन्फ्लुएंस करती है क्लाइमेट को बाय ट्रांसफरिंग वार्म वाटर फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड पोल्स। मैंने आपको बताया कि इक्वेटर से, यानी कि ये बीचों बीच जो गर्म हो जाती है यहाँ पर हवाएं, तो यहां से पोल तक जाना और पोल वाली करंट को यहां तक लाना, ये काम होता है, ये काम होता है यहाँ पर ओशियन करंट्स का। ये काम होता है ओशियन करंट्स का। ठीक है, दिस प्रोसेस रेगुलेट ग्लोबल टेम्परेचर एंड डिस्ट्रीब्यूट प्रेसिपिटेशन पैटर्न। और ये पूरा पैटर्न जो होता है वो ग्लोबल टेम्परेचर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है और प्रेसिपिटेशन यानी बारिश करवाता है। ठीक है, विदाउट ओशियन करंट सम रीजन्स वुड सिग्निफिकेंटली वार्म एंड अदर वुड बी मच कोल्डर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, रिलीफ फीचर। अच्छा, रिलीफ फीचर में आप क्या देखेंगे? रिलीफ फीचर में आप देखेंगे कि जितना भी वैली है, माउंटेन्स है ना, ऐसी जगहों पर टेम्परेचर कैसे रहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आप रिलीफ फीचर में देखेंगे। तो आप देखेंगे कि वो समुद्र तट से अगर ऊपर की तरफ चलेंगे तो क्या होगा? समुद्र के एरियाज पर आपको वार्म मॉइस्ट एयर राइजेस ओवर माउंटेन, यानी कि ऊपर की तरफ हवाएं चलती हुई दिखेंगी। और साथ ही साथ आपको ये दिखेगा कि हवा जो है वो ऊपर कूल हो जाती है, कंडेंस हो जाती है और क्लाउड्स का फॉर्मेशन कर लेती है। जैसे जैसे हवा नीचे आती है फिर ये गर्म होना शुरू हो जाती है। यानी कि अगर ये हिली एरियाज की तरफ ऊपर जा रही है, आप देखिएगा अगर ये हिली एरियाज की तरफ ऊपर जा रही है तो ये वार्म करंट है, नीचे आ रही है तो कोल्ड करंट है, और ऊपर अगर कंडेंस हो जाती है तो ये रेनफॉल हो जाता है। क्या हो जाता है? रेनफॉल हो जाता है। ठीक है, या देखिए रिलीफ विच रेफर्स टू द शेप एंड एलिवेशन ऑफ द लैंड। रिलीफ क्या है? ये शेप और एलिवेशन पर डिपेंड करती है। सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द क्लाइमेट। हाई एलिवेशन एंड माउंटेन रेंजेस एक्ट एज बैरियर्स टू द विंड एंड मॉइस्चर। यानी कि जितने भी हाई एलिवेशंस हैं, यानी कि बड़े बड़े पहाड़ हैं, ये क्या करते हैं? ये रुकावट बनते हैं हवा के लिए, मॉइस्चर के लिए, और जो कि टेम्परेचर को इफेक्ट करते हैं और रेनफॉल पैटर्न को इफेक्ट करते हैं। इफेक्ट किसको करेंगे? रेनफॉल पैटर्न्स को। आप इस चीज को और अभी समझेंगे जब मैं आपको बताऊंगा कि हिमालय माउंटेन ब्लॉक दी कोल्ड विंड्स, यानी कि हिमालय माउंटेन्स जो है वो विंड्स को रोक लेते हैं, उसमें आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, ये तो हो गया आपके क्लाइमेटिक कंट्रोल पैटर्न। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स इंडिया के क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं। ये है एक इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा, आप लिख कर लीजिए, 1 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आना है। ठीक है, तो कौन कौन, ये मैंने अभी आपको जो बताया ऊपर वो जनरल वे में बताया सारी चीजें। ठीक है, अब जो हम बताने वाले हैं वो इंडिया के वे में बताने वाले हैं। ठीक है, तो पहला जो आपका पॉइंट है वो आपको ये कह रहा है कि भाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ द इंडिया। आपको पता है कि इंडिया के मिडिल से क्या निकली हुई है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जैसे मान लीजिए अगर मैं ये बात करूं, 1 मिनट, आप देखिएगा ये आपका इंडिया है और आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये निकली है 23 डिग्री ये है। आपको पता है कि नीचे वाला जो पोर्शन है वो 8 डिग्री है ना, और ऊपर वाला जो पोर्शन रहता है वो कितना है? ये 37 डिग्री है। तो आप जब एवरेज लेंगे तो 23 डिग्री आएगा। तो यानी कि आपका जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो मिडल से निकला हुआ है। किससे?
और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आपको सबसे ज्यादा गर्मी यहाँ पर देखने को मिलेगी, सबसे ज्यादा गर्मी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इंडिया के क्लाइमेट को कौन इफेक्ट करता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इफेक्ट करती है। कौन करता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है। सेकंड पॉइंट यहां पर देखिए, हिमालय ब्लॉक्स द कोल्ड विंड। क्या लिखा है? हिमालय ब्लॉक दी कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को हिमालय पर्वत हमारा क्या करता है? रोक देता है। क्या कर देता है? रोक देता है ना। यहाँ से ठंडी हवाएं ज्यादा नहीं आ पाती, इसीलिए हमारा क्लाइमेट कैसा हो जाता है? मॉनसून प्रवृत्ति का हो जाता है, यानी कि जहां पर ठंड और गर्मी इक्वली रहती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इंडियन ओशन प्रोवाइड्स मॉइस्चर। आपको पता है कि आपका जो भारत है वो यहाँ पर अरेबियन सी, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पर क्या है? इंडियन ओशन है। यहाँ पर क्या है? इंडियन ओशन। तो इसे हर जगह से क्या मिलता है? सपोर्ट मिलता है ना। हर जगह से क्या मिल रहा है? सपोर्ट मिल रहा है क्लाइमेट को चेंज करने के लिए। और इंडियन ओशन भी इसी चीज में इसको मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो इफेक्ट करता है इंडिया के क्लाइमेट को वो है जेट स्ट्रीम्स। जेट स्ट्रीम्स क्या होती है? अभी मैंने आपको कोल्ड करंट और वार्म करंट समझाए थे, है ना। कोल्ड करंट्स और वार्म करंट्स। तो आप जहां पर पूरे वर्ल्ड मैप में आपने देखा था कि कोल्ड करंट भी चल रही है नीचे, है ना, और ऊपर वार्म करंट भी चल रही है। तो ये कहते हैं कि कोल्ड करंट और वार्म करंट जहां आपस में मिल जाए वो एरियाज क्या होते हैं? वो एरियाज जेट स्ट्रीम्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वो एरियाज जेट स्ट्रीम्स बनाते हैं। और ये जेट स्ट्रीम्स क्या होते हैं? वेरी नैरो, बहुत ही नैरो तरीके की हवाएं होती हैं, जो कि आपको अच्छा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जेट स्ट्रीम्स कहाँ चलती हैं? तो ट्रोपोस्फियर में चलती हैं। कहाँ चलती हैं? ट्रोपोस्फियर। और डिटेल में पूछे तो आपको लिखना है अपर ट्रोपोस्फियर। किसमें? अपर ट्रोपोस्फियर। ठीक है। और वेरी इंपॉर्टेंट विंड है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट विंड है ये। अच्छा, एक और चीज जो इंडिया के क्लाइमेट को इफेक्ट करता है वो क्या है? वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। यानी कि जो आपका साइक्लोनिक डिस्ट्रीब्यूशंस है या डिस्टर्बेंसेस हैं वो, और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इंडिया के क्लाइमेट को भी इफेक्ट करते हैं। ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछ सकता है कि विच आर द फैक्टर्स अफेक्ट द इंडियन क्लाइमेट, विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट द इंडियन क्लाइमेट। तो आपको चार या पांच पॉइंट इनमें से देगा, कोई एक नहीं देगा तो वो टिक कर रहा है। ठीक है। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हम। द इंडियन मॉनसून। क्या है? द इंडियन मॉनसून। अच्छा, मॉनसून क्या होता है? मॉनसून आपसे पूछ सकता है तो मौसम। ठीक है, कई जगह पर ये मौसम होता है, SIM, कई जगह पर इसे मौसम भी बोलते हैं। ठीक है, जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब है, अरबी शब्द है और इसका मतलब है सीजन। क्या है? सीजन। हिंदी में भी आप देख लीजिए एक बार कि मॉनसून क्या होता है। मॉनसून एक अरबी शब्द है जिसका मतलब है मौसम, जिसका अर्थ है ऋतु। अच्छा, इसका यूनिक फीचर क्या है? रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन। क्या है? रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन। यानी कि जितनी भी हवाएं चल रही हैं उन हवाओं का, जैसे ये हवाएं जा रही हैं आपकी, और इसको आगे जाकर क्या करना है? आगे जाकर ये टकराएंगी और ये वापस आएंगी। तो ये रिवर्सल जो है, ये इसका मेन क्या है? फीचर है। रिवर्सल क्या है? इसका मेन फीचर है। ठीक है। तो रिवर्सल ऑफ विंड। अच्छा, रिवर्सल ऑफ विंड होता क्यों है? ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे पूछा सकता है। तो ये होता है आपका प्रेशर डिफरेंशियल की वजह से। किसकी वजह से? प्रेशर डिफरेंस की वजह से। ठीक है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से। चलिए कारण देख लेते हैं। कारण क्या क्या है, होता है तो क्यों होता है और कारण क्या है। तो इंटेंस समर हीटिंग ऑफ द लैंड, यानी कि गर्मियों में भूमि का तीव्र तापन, यानी कि जो गर्मियों में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है लैंड मास पर, उसकी वजह से ये होता है। ठीक है। लो प्रेशर ओवर नॉर्थ वेस्ट इंडिया, यानी कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में होता क्या है? लो प्रेशर ज्यादा क्रिएट हो जाता है। लो प्रेशर कैसे क्रिएट होता है? मैंने भी आपको बताया था। सूर्य की रोशनी सबसे ज्यादा पड़ेगी, वहां गर्मी ज्यादा होगी, गर्म हवाएं बनेंगी, और गर्म हवाएं क्या होगी? हवा में ऊपर की तरफ, एटमॉस्फेयर की तरफ उठ जाएंगी और वो जगह वैक्यूम बन जाएगी। तो वहां पर क्या हो जाएगा? लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। या फिर हाई प्रेशर ओवर इंडियन ओशियन, यानी कि मैंने आपको बताया कि समुद्र की जगह पर क्या होता है? हाई प्रेशर जनरेट हो जाता है। समुद्र की जगह पर हाई प्रेशर जनरेट हो जाए तब भी ऐसा काम हो सकता है। तो आप क्या लिखेंगे? कॉज लिखेंगे मॉनसून के बनने के लिए। तो आपको पूछा जा सकता है कि मॉनसून के लिए कौन कौन जिम्मेदार है? तो इंटेंस समर हीटिंग ऑफ द लैंड,
लो प्रेशर ओवर नॉर्थ इंडिया और हाई प्रेशर ओवर इंडियन ओशियन। ठीक है, ये आपको क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं टू टाइप्स ऑफ मॉनसून विंड। क्या देख रहे हैं? टू टाइप्स ऑफ मॉनसून विंड। दो तरीके की यहाँ पर मॉनसून विंड्स को हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, एक है आपका साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम मानसून और एक है आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून। एक आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून। अच्छा चलिए, इन दोनों को पढ़ेंगे तो इन दोनों को हम देखेंगे कि साउथ वेस्ट मानसून जो होता है, साउथ वेस्ट मानसून, ये आपका जून से सितंबर के बीच में आता है और ये मोस्टली क्या करता है? रेनफॉल लाता है। क्या करता है? ये अधिकांश वर्षा यही लाता है। कौन सा? साउथ वेस्ट मानसून। और ये जून से सितंबर के मध्य होता है। अच्छा, यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैंने आपको इंडिया का नीचे वाला पोर्शन, साउथ इंडिया वाला पोर्शन बना दिया। ये आपका है अरेबियन सी, ये आपका है बे ऑफ बंगाल। अब आप देखिएगा कि साउथ वेस्ट मानसून जो है वो दो जगहों से आ सकता है, या तो अरेबियन सी से आएगा या फिर बे ऑफ बंगाल से। ठीक है, अरेबियन सी से आपको सबसे ज्यादा मानसून यहाँ पर देखने को मिलेगा। होता क्या है? अरेबियन सी से यहाँ से हवाएं चलती हैं और ये यहाँ पर जाकर सबसे पहली वर्षा कर देती है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहली वर्षा करती है, ये आगे की तरफ बढ़ती है और इसकी प्रॉपर्टी है कि ये लेफ्टवर्ड मूव करने लग जाती है। किस तरफ? लेफ्टवर्ड। और होता क्या है? यहाँ पर ये हिमालय पर्वत है, इससे टकराकर ये रिवर्सल ऑफ द विंड दे देंगे। क्या हो जाएगा? ये रिवर्सल ऑफ द विंड देने लग जाएंगी। जैसे ये रिवर्सल ऑफ द विंड देंगी, ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ से हवाएं इधर की तरफ चलेगी और यहाँ तमिलनाडु में लौटता मानसून, जिसे हम बोलते हैं रिट्रीटिंग मानसून, यहाँ वर्षा कर देंगी। ठीक है, तो आपको चार तरीके के अभी पढ़ाएंगे कि रिट्रीटिंग मानसून यही है। नॉर्थ ईस्ट से हवाएं चलने लग जाती हैं और नॉर्थ ईस्ट की हवाएं लौटते मानसून में चलती हैं। और होता कब है? अक्टूबर से दिसंबर। तो आप देखेंगे कि दिसंबर के महीने में या नवंबर के महीने में यहाँ पर बारिश हो जाती है, यहाँ पर बारिश हो जाती है। अच्छा, एक पॉइंट और समझिएगा, आपको मैंने भी ये बताया कि यहाँ से साउथ वेस्ट मानसून चलेगा, तो आपको ये पता है कि कौन सा क्षेत्र सबसे ज्यादा बारिश वाला क्षेत्र है? वो है मौसिनराम। कौन सा है? मौसिनराम। ये आपकी हवाएं चल रही हैं। ठीक है, यहाँ पर जाकर इस जगह पर जाकर ये टकराएगी। यहाँ पर तीन तरीके की पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जयंतिया। कौन कौन सी? गारो, खासी और जयंतिया। इन तीनों के बीच में ही आप बसा हुआ है आपका कौन सा? मौसिनराम। और क्योंकि ये हवाएं बारिश यहाँ पर इसको ले जाती हैं, तो ये गारो में, खांसी में और जयंतिया में ये आपस में टकरा कर वहीं पर क्या हो जाता है? पूरी बारिश वहीं कर देती है ना? तो इसीलिए सबसे ज्यादा बारिश यहीं होती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ देखते हैं। अच्छा, रिट्रीटिंग मानसून यहाँ पर है, आप देख लीजिए एक बार। यही नॉर्थ ईस्ट मानसून को ही हम रिट्रीटिंग मानसून या लौटता मानसून कहते हैं। ठीक है, कब होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर। चलिए यहाँ पर देख लीजिए एक बार, कुछ मैंने सीजन्स के बारे में बता रखा है, उनके फीचर्स भी दिए हुए हैं, तो आप देख लीजिए। कोल्ड वेदर सीजन दिसंबर से फरवरी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर ठंडा रहेगा, ड्राई एयर रहेगी और टेम्परेचर कम रहेगा। ठंडी रहेगी, शुष्क हवा रहेगी और तापमान भी कम रहेगा। हॉट वेदर सीजन गर्म ऋतु का मौसम, तो वो क्या है? मार्च से मई के बीच में रहेगा। टेम्परेचर हाई रहेगा, लू चलने की संभावना रहती है और गर्म हवा रहती है। ठीक है, तीसरा यहाँ पर साउथ वेस्ट मानसून। कौन सा है? साउथ वेस्ट मानसून, जून से सितंबर और हैवी रेनफॉल यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, रिट्रीटिंग मानसून की बात करें तो अक्टूबर से नवंबर, और ये पोस्ट मानसून है, शावर्स साइक्लोन्स, जो बाद में लौटता मानसून जिसे हम बोलते हैं, वो जो मैंने अभी आपको समझाया कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ से ट्रेड विंड चलेंगी और ये क्या करेंगी? ये इस मानसून की हवाओं को बारिश के साथ ही लौटाएंगी, जो तमिलनाडु में जाकर बारिश कर देगी। और ये कब होगा? दिसंबर के टाइम पर, अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर के टाइम पर। ठीक है, तो इन चारों को एक बार आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ये बाद में आपके पढ़ने के काम में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। वर्षा का वितरण कैसे होता है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो वर्षा कैसे चलेगी? यानी कि हाई रेनफॉल, मेघालय वो जगह है जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मौसिनराम वो प्लेस है, वर्ल्ड्स वेटेस्ट प्लेस यही है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों के बीच में जो हमारा मानसून फंस जाता है और वहां सबसे ज्यादा बारिश करवा देता है। इसी की तरह लो रेनफॉल की अगर हम बात करें तो राजस्थान और गुजरात का एरिया वो आपका सबसे कम बारिश वाला क्षेत्र है। राजस्थान और गुजरात वाला एरिया आपका सबसे कम बारिश वाला क्षेत्र है।
चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको पता होना चाहिए इस टॉपिक में, वो है लू। क्या है लू? हॉट ड्राई विंड यानी कि गर्म और शुष्क हवा नॉर्थ इंडिया में चलेगी समर के टाइम पर, यानी कि गर्मियों के दौरान उत्तर भारत में गर्म और शुष्क हवा को लू कहते हैं। क्या कहते हैं? लू कहते हैं। बस्ट ऑफ मानसून क्या होता है? बस्ट ऑफ मानसून यानी कि सडन स्टार्ट ऑफ द रेनफॉल। अच्छा, बस्ट ऑफ मानसून को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि बादल फट जाना। क्या हो जाना? बादल फट जाना। देखो बादल टकराते हैं तो धीरे धीरे वर्षा कर ही देते हैं, ठीक है, लेकिन जब एकदम से बादल फट जाए तो वहां पर क्या होगा? भयंकर बारिश होना शुरू हो जाती है, भयंकर बारिश, ठीक है। तो और अभी आपने एक उत्तरकाशी वाला जो काफी फेमस चल रहा है कि उत्तरकाशी में पूरा उत्तरकाशी डूब गया है ना? तो वहां पर भी यही यही हुआ है, बस्ट ऑफ मानसून ही हुआ है उस जगह पर, है ना? बादलों का अचानक से फट जाना, बादलों का अचानक से टकरा जाना, जिसकी वजह से इतनी बारिश हो जाना कि उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो उत्तरकाशी में यही हुआ है, बस्ट ऑफ मानसून, है ना? अच्छा, ब्रेक इन मानसून का क्या मतलब है? ब्रेक इन मानसून का मतलब है मानसून में विराम, यानी कि ड्राई स्पेल इन द मिडल ऑफ रेनी सीजन। मतलब बारिश हुई, फिर सूखा हो गया, फिर बारिश हो गई, फिर सूखा हो गया, उसको हम बोलते हैं ब्रेक इन मानसून। क्या बोलते हैं? ब्रेक इन मानसून। नेक्स्ट हमारा जेट स्ट्रीम्स। जेट स्ट्रीम्स मैंने अभी आपको बताया कि फास्ट फ्लोइंग विंड है जो कि अपर एटमॉस्फेयर में पाई जाती है और स्पेशली ट्रोपोस्फियर। किस में पाई जाती है? ट्रोपोस्फियर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपसे पूछा सकता है कि जेट स्ट्रीम ट्रोपोस्फियर में देखने को आपको मिलेंगी। कुछ समरी पॉइंट्स देख लेते हैं हम। इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मॉनसून इन्फ्लुएंस्ड है, ये आपसे पूछा जाता है कई बार, ठीक है। तो इंडिया का क्लाइमेट कैसा है? तो मॉनसून इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है। सीजन्स मैंने आपको पढ़ा दिए अभी कि कोल्ड सीजन, हॉट सीजन, साउथ वेस्ट मानसून और रिट्रीटिंग मानसून, ठीक है, यानी कि ठंडा गर्म, दक्षिण पश्चिम मानसून, और ये लौटता मानसून है, पीछे हटता मानसून नहीं, लौटता मानसून बोलते हैं, ठीक है। रेनफॉल इज अनइवन, रेनफॉल अनइवन होती है। और मल्टीपल फैक्टर्स, आपको पता है कौन कौन से फैक्टर्स जो है क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं? लैटिट्यूड, हिमालय और ओशियंस। ये क्या होते हैं? ये जलवायु को प्रभावित करते हैं, ठीक है। और इसी के साथ ये सेशन खत्म होता है, ठीक है। इसके एमसीक्यूज आपको एक ही दिन में मिल जाएंगे, अगले दिन आपको इसके एमसीक्यूज मिल जाएंगे, ठीक है। ये आपका टॉपिक रहा। एमसीक्यूज भी मैंने आपको बना दिए हैं, बिल्कुल हाँ बना दिए हैं। बहुत जल्दी आपको एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे। लाइक कीजिए यहाँ पर, और मैं आपको जल्द से जल्द एमसीक्यूज प्रोवाइड कराऊंगा। आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, कोशिश कीजिए, हम भी कोशिश कर रहे हैं। एक प्रयास ही है कि आपको वर्ग 3 में सेलेक्ट कराना ही है, ठीक है। थैंक यू।